हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया चैप्टर। इसके पहले हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। तो इस चैप्टर को हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5th नंबर चैप्टर है आपका सरफेस केमिस्ट्री, जो कि आपको कल लास्ट वीडियो में बता रहे थे कि कैसे कैसे हम लोग को लेकर चलना है फिजिकल केमिस्ट्री को। तो सरफेस केमिस्ट्री को हम स्टार्ट करने देखिए अभी जा रहे हैं, और इसके बाद हम लोग सॉलिड स्टेट को फिर पढ़ लेंगे। सरफेस केमिस्ट्री एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, स्मॉल चैप्टर है ये। आप देखिएगा, आपके पास अगर NCERT बुक हो तो उसमें आप देखिएगा तो आपको ये दिखाई देगा कि इसका कितना कंटेंट है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, लिमिटेड वीडियो बनाएंगे इसके लिए और ये कंप्लीट हो जाएगा। अप्रॉक्स 3 वीडियो इसके लिए बनाएंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा यहाँ हेडक नहीं है और थ्योरेटिकल है, मतलब थ्योरी बेस्ड ये चैप्टर है। तो आपको समझ में भी आएगा। लिखना है यहाँ नोट्स केवल ध्यान से समझते हुए एक प्रॉपर वे से, क्योंकि यहाँ मैथमेटिकल टर्म्स नहीं होगा इस चैप्टर में। अब यहाँ पे बात ये आता है कि इससे कितने मार्क का एग्ज़ाम में आता है, तो 4 up to 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस चैप्टर से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। 12th क्लास का ये चैप्टर है, आपको इसको बताना नहीं, आपको मालूम है। अब यहाँ से हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इससे पहले आपको करना क्या है वो सुन लीजिए। आपको करना ये है कि नोट्स बनाते चलना है रेगुलर, जैसे इसके पहले वाले चैप्टर का बनाते गए हैं आप। तो तभी इस वीडियो का फ़ायदा हो पाएगा, नहीं तो इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा अगर आप नोट्स नहीं बना पाते होंगे तो आपको करना ये है कि वीडियो देखते जाना है, नोट्स लिखते जाना है। बहुत अच्छा से आपका नोट्स तैयार करा रहे हैं और समझाते हुए चीज़ों को, ताकि आप जब एग्ज़ाम टाइम पे नोट्स अपना देखेंगे तो एक बार जल्दी से रिकॉल हो जाता है। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वही आपके साथ रहेगा एग्ज़ाम टाइम पे। तो अब चलिए यहाँ से देखते हैं इस चैप्टर को। तो यहाँ लिखा गया है सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का नाम, और आपको कई बार बता चुके हैं कि चैप्टर का जो नेम होता है ना, उसी में उसका पूरा कंक्लूजन जो है इंक्लूड होता है। तो यहाँ चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, मतलब जो केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है किसी सरफेस पर देखना है। जैसे सरफेस हम लोगों का बोर्ड हो सकता है, सरफेस आपका जो है बहुत कुछ सरफेस के लिए अगर आप बात करें तो सॉलिड, लिक्विड, हर तरह का सरफेस होता है ना। गैस सरफेस को छोड़ करके, है ना, सॉलिड और लिक्विड सरफेस का यहाँ बात किया जा रहा है। तो उस पर केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है ये इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। मतलब ये है कि जैसे कोई सरफेस हो तो उस सरफेस पर बहुत सारा तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे कि आपको अगर बताएं हम, तो अगर ये बोर्ड है, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है बोर्ड, ठीक है, तो इस पर लिख रहे हैं जैसे हम यहाँ पे, तो कुछ चीज़ें राइज हो रही है। जैसे सरफेस केमिस्ट्री लिखे हैं तो यहाँ पे ये राइज हुआ है ना, तभी ना दिख रहा है आपको, विजुलाइज हो रहा है कि सरफेस केमिस्ट्री सरफेस पर लिखा गया है। तो यहाँ पे जो सरफेस है ये आपका एडजॉर्बेंट है, और जो लिखा जा रहा है इस पर वो एडजॉर्बेंट है, समझिए बात। और इस तरह से एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट से मिला करके एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग एडजॉर्प्शन बोलते हैं, जो कि इस चैप्टर में पढ़ना है। वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे इसके पहले सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था, तो सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन किए थे? सॉल्यूशन को डिफाइन किए थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को सॉल्यूशन बोला गया था, बाइनरी सॉल्यूशन। यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग सरफेस पर होने वाली जितना केमिकल घटनाएं हैं वो सब कुछ पढ़ना है, अगर एक लाइन में बोले तो एडजॉर्प्शन अभी बता रहे थे आपको। एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है, इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कैटालिस्ट होता है। कंटिन्यू जैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे तो बात समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पे किए क्या है, देखिए यहाँ पहले से सब कुछ लिखे हैं, थोड़ा ध्यान देना है ताकि कम समय में वीडियो जो है पूरा बने। लिखते तो ज़्यादा समय लगता। और तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है सरफेस केमिस्ट्री को डिफाइन करते हुए कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with process occurs on the surface of the substance
इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। मतलब कि एक केमिस्ट्री का एक ब्रांच है कहा गया है जिसमें हम लोग क्या डील्स करते हैं, तो एक प्रोसेस को जो अकर्स ऑन द सरफेस, जो सरफेस पर होता है किसी सब्सटेंस के साथ, ऐसे इसी घटना को, इसी प्रोसेस को हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ पे डिफाइंड किया गया इस चैप्टर को, आपको समझ में बात आ रहा होगा, इसको नोट करिए आप। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ प्रोसेस अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री को यहाँ डिफाइंड कर दिया गया है। अब यहाँ से सरफेस केमिस्ट्री को हम लोग क्लासीफाइड करके पढ़ते हैं। जैसे कि इसके पहले वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे, आपको याद होगा इसके पहले वाला चैप्टर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए थे, तो वहाँ भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में क्लासीफाइड पहले किए थे और तब उसको एक एक पार्ट को पढ़ते गए थे, है ना, समझ में भी अच्छा से आया था। तो चैप्टर को क्लासीफाइड करके ही हम लोग पढ़ेंगे और सिमिलर जैसे इसके पहले वाला चैप्टर था वैसे ही इसको भी उसी कॉन्सेप्ट से आपको बताने वाले हैं। मतलब इसके पहले वाले चैप्टर को 3 पार्ट में क्लासीफाइड किए थे, जिसमें आपका पहला पार्ट था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा आपका पार्ट था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और थर्ड पार्ट था कंडक्टेंस इसके पहले वाले चैप्टर में। ठीक वैसे ही यहाँ सरफेस केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में क्लासीफाइड करके और पढ़ेंगे, जिसमें आपका पहला जो मेजर पार्ट है एडजॉर्प्शन है। ध्यान दीजिए, इसी तरह से आप भी लिखिएगा। एडजॉर्प्शन फर्स्ट पार्ट होगा जिसको हम लोग पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद आपका कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे, मतलब दूसरा पार्ट होगा कोलाइडल सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना है क्योंकि इसी बेसिस पर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम लोग। उसके बाद थर्ड पार्ट में कैटालिस्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग सरफेस केमिस्ट्री को 3 पार्ट में क्लासीफाइड यहाँ से कर चुके हैं। पहला है एडजॉर्प्शन, दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन और थर्ड है कैटालिस्ट। अब यहाँ पे आइए समझते हैं कि एडजॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्प्शन में क्या पढ़ना है। एडजॉर्प्शन में हम लोग जानेंगे किसी सरफेस पर होने वाला जो प्रोसेस है, मतलब कि किसी सरफेस पर आप देखते होंगे कि बहुत सारा जो है डस्ट पार्टिकल आकर चिपक जाता है, या यहाँ हम बोर्ड पर लिख रहे हैं तो इस इंक से जो है चीज़ें जो है इस सरफेस पर चिपक रही हैं, जिससे वर्ड समझ में आ रहा है। तो ये सब जो घटना हो रहा है सरफेस पर, इसी प्रोसेस को एडजॉर्प्शन कहते हैं। इसको एडजॉर्प्शन में पढ़ना है और साथ ही साथ इसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग वगैरह, मतलब पूरा एडजॉर्प्शन के बारे में जानना है। जैसे किसी शर्ट पर आप देखते होंगे हैं, या साड़ी पर या पर्दा पर एक छाप होता है। छाप का मतलब होता है डिजाइन जो बनता है, वो डिजाइन कहीं ना कहीं जो है एडजॉर्प्शन के वजह से ही होता है ना। सरफेस पर एडजॉर्प्शन कराया जाता है जिससे जो है उस पर पिक्चर उभर कर आता है, डिजाइन बनता है। तो एडजॉर्प्शन में हम लोग इस सरफेस केमिस्ट्री के पार्ट में यही सब चीज़ों को पढ़ेंगे। दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन। जब स्टार्ट करेंगे इसको, इसके बाद तो बताएंगे क्या है। कैटालिस्ट तो आप जानते ही हैं, कैटालिस्ट से आप परिचित हैं, क्या होता है। कैटालिस्ट को हम लोग केमिकल काइनेटिक चैप्टर जो इसके पहले वाला है उसमें भी पढ़ेंगे लास्ट में। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले एडजॉर्प्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ से एडजॉर्प्शन को डिफाइन किया जाए। एडजॉर्प्शन क्या है, तो एडजॉर्प्शन का देखिए यहाँ छोटा सा डिफिनीशन लिखा है गया है कि ए प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन एंड अट्रैक्शन, a process of accumulation and attraction of a substance on the surface of other substance is called adsorption। कहा गया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी सब्सटेंस का सरफेस पर एक्युमुलेशन और अट्रैक्शन के वजह से वो आकर के चिपकता है, मतलब अट्रैक्शन होता है सरफेस पर, उस प्रोसेस को ही एडजॉर्प्शन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए समझाने का प्रयास किया गया है। सिलिका जेल पर जैसे वाटर वेपर आकर के ऊपर चिपकता है, सिलिका जेल पर के सरफेस पर वाटर वेपर देखिए यहाँ आकर चिपका है, लिखा गया है वाटर वेपर डॉट डॉट से दिखाया गया है, ये सिलिका जेल है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि एक और प्रोसेस यहाँ सामने आता है। जैसे मान लीजिए कि आप कैल्शियम क्लोराइड ले लिए, तो कैल्शियम क्लोराइड पर वाटर वेपर को देखा गया तो पूरा जो है उसके सरफेस के साथ साथ उसके इनसाइड में भी वो वाटर वेपर
जो है चला गया है यूनिफॉर्मली। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग एडजॉर्प्शन नहीं बोलते हैं, इस तरह के प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लिया है पूरा वाटर वेपर को, है ना। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक और प्रोसेस। एडजॉर्प्शन तो ठीक है, जो सरफेस ऊपरी सरफेस पर आकर केवल जो है वाटर वेपर यहाँ एडजॉर्ब हुआ है, तो ये एडजॉर्प्शन है। लेकिन यहाँ देखा गया कुछ ऐसे भी सरफेस थे जैसे कैल्शियम क्लोराइड, तो इस पर आकर के पूरा वाटर वेपर सरफेस के साथ साथ इसके इन साइड में भी जो है चला गया है। तो ऐसे प्रोसेस को एडजॉर्प्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि सरफेस के साथ साथ इन साइड में भी वाटर वेपर इन कर गया है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखे हैं कि एब्जॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमेना। तो सरफेस फिनोमेना जो होगा उसी को सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, मतलब इसको हम लोग स्टडी करेंगे एब्जॉर्प्शन को। लेकिन यहाँ एब्जॉर्प्शन इज ए बल्क फिनोमेना, यह एक सरफेस फिनोमेना नहीं है, बल्क फिनोमेना है, मतलब इसको यहाँ हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, छूट जाएगा यहीं पर ये, ठीक है। इसको समझा दिया आपको कि एब्जॉर्प्शन ये होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं यहाँ इस चैप्टर में, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री का चर्चा हो रहा है। जो भी सरफेस पर होने वाला है रिएक्शन उसी को देखना है। यहाँ पे इसी के लिए जो है एक पॉइंट लिखा गया है, आपको भी इसी तरह से लिखते चलना है। इन द एब्जॉर्प्शन पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस इंटर इन द बल्क ऑफ अदर सब्सटेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, है ना, समझ में आ रहा होगा। कहा गया कि एब्जॉर्प्शन में जो पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस है वो इंटर कर जाते हैं, वो बल्क हो जाते हैं। बल्क का मतलब, जैसे आपको एक एग्जांपल ले कमर्शियल, तो जैसे आप स्पंज रसगुल्ला देखे होंगे, तो स्पंज रसगुल्ला में क्या होता है, जैसे ही सिरे में मतलब रस में उसको डालते हैं तो पूरा वो रस को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने साथ। एब्जॉर्ब नहीं, एब्जॉर्ब मतलब अपने अंदर तक सोख लेता है उसको, मतलब सिरे को या रस को। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है, फिनोमेना होता है, बल्क फिनोमेना होता है, और उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, जो कि यहाँ इस चैप्टर में नहीं पढ़ाना है। अब आगे क्या है, बट इन द एब्जॉर्प्शन पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस ओनली रिटेन ऑन द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस। मतलब एब्जॉर्प्शन के बारे में कहा गया कि इसमें जो पार्टिकल होता है सरफेस पर ही केवल रिटेन मतलब राइज होता है, उसके अंदर तक नहीं जाता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एज सोन इन, देखिए लिखा गया है, सोन इन एबव फिगर, जैसा कि ऊपर के फिगर में दिखाया गया है, सिलिका जेल एडजॉर्ब वाटर। सिलिका जेल क्या किया है, वाटर वेपर को एडजॉर्ब किया। एडजॉर्ब मतलब अपने सरफेस पर ही केवल रखा है वेपर को। बट कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब वाटर वेपर, लेकिन जबकि यहाँ देखा जा रहा है कैल्शियम क्लोराइड जो है एब्जॉर्ब कर लिया है वाटर वेपर को। कैल्शियम क्लोराइड का मतलब आप चॉक से समझ सकते हैं, जैसे चॉक लीजिए और चॉक को वाटर में डाल दीजिए या वाटर उस पर डालिए तो पूरा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है चॉक, मतलब अपने अंदर तक सोख लेता है। जबकि सिलिका जेल वाटर को अपने अंदर तक नहीं, अपने सरफेस तक ही रखता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका एब्जॉर्प्शन है, जो कि पढ़ना है इस चैप्टर में, और इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस इसके बीच देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन में और क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक डिफरेंस जो है दिखाई दे रहा है कि ये सरफेस फिनोमेना है, जबकि ये बल्क फिनोमेना है। समझ में बात आ रहा होगा, मतलब यही सब इस चैप्टर में चर्चा है, केवल इन्फॉर्मेशन है एक तरह से, है ना, केवल जानकारी है, और उस जानकारी को ध्यान में रखना है एक प्रॉपर वे से। और हम आपको स्टार्ट ही कर दिए हैं कैसे कैसे इसको स्टडी करना है। अभी हम लोग एब्जॉर्प्शन को आज पूरा कंप्लीट करेंगे इस पार्ट को, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग एब्जॉर्प्शन के बारे में चलिए डिटेल जानकारी लेते हैं, है ना, क्या है, कैसे है, इसका प्रॉपर्टी वगैरह क्या है ना। चलिए इसको मिटाते हैं सबसे पहले और स्टार्ट करते हैं आगे का बात। तो चलिए हेडिंग दीजिए यहाँ से, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कंप्लीट बाय 2 कंपोनेंट एज फॉलोइंग। यहाँ पे ये कहा गया कि एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है 2 कंपोनेंट के द्वारा, ये प्रोसेस, क्योंकि एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस जो है 2 कंपोनेंट के हेल्प से कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसको एक हेडिंग के फॉर्म में आप लिखिए, और जो इसमें लिखा गया है पहला है एडजॉर्बेंट है और दूसरा है एडजॉर्बेंट। मतलब एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट 2 कंपोनेंट से ही एडजॉर्प्शन प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है।
जैसे मान लीजिए बोर्ड है, अगर बोर्ड एडजॉर्बेंट है तो इस पे जो लिख रहे हैं इंक मार्कर जो ये लिखा जा रहा है इस पर, ये एडजॉर्बेंट है, मतलब बिना दो कंपोनेंट का ये प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ पे यही कहा गया कि ये जो प्रोसेस है एडजॉर्प्शन, ये कंप्लीट होता है दो कंपोनेंट से, पहला है एडजॉर्बेंट और दूसरा है एडजॉर्बेट। तो अब देखिए यहाँ एडजॉर्बेंट के बारे में लिखा जा रहा है, ऐसे लिखिए आप भी, सब्सटेंस विच अट्रैक्ट एंड accumulated the particles of other substance on their surface is called adsorbent। ठीक है, मतलब एक सब्सटेंस जिस पर आ कर के सब पार्टिकल जो है अट्रैक्ट हो या एक्युमुलेटेड हो, अदर सब्सटेंस जिस सरफेस पर आ कर के अट्रैक्ट या एक्युमुलेटेड हो, तो ऐसे सरफेस को ही एडजॉर्बेंट कहा जाता है। ठीक है, ये डिफिनीशन लिखिए। फॉर एग्जांपल, जैसे एडजॉर्बेंट जो है सॉलिड हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है जनरली। जैसे इसके लिए अगर आपको एग्जांपल में दिखाया जाए कि जैसे में, तो एज लाइक लिखा गया है, चारकोल हो सकता है, सिलिका जेल हो सकता है, एल्युमिनिया जेल हो सकता है, क्लाई हो सकता है, जैसे क्लाई करते हैं ना, कोलाइड्स हो सकता है। कोलाइड्स का मतलब होता है जैसे वाटर पर, वाटर का डेंसिटी जो है ऑयल से ज़्यादा होता है तो वाटर पे अगर ऑयल डालोगे तो वाटर के सरफेस पर ऑयल क्या होगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। मतलब ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ते हैं ना, पढ़ेंगे कोलाइड में। जैसे वाटर में आप ऑयल डाल दो तो वो सॉल्यूशन कोलाइडल हो जाता है ना, मतलब क्योंकि वाटर के सरफेस पर ऑयल क्या होता है, तैरने लगता है, एडजॉर्ब हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कोलाइड्स लिखे हैं, पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोग, सेकेंड पार्ट है। मेटल्स हो गया, इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट एक्सेट्रा एक्ट एज गुड एडजॉर्बेंट। ये जितना यहाँ एग्जाम्पल में एज लाइक में लिखे हैं सब गुड एडजॉर्बेंट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, समझ में बात आया होगा एडजॉर्बेंट क्या है। अब एडजॉर्बेट देखिए, एडजॉर्बेट का मतलब है कि जिस पर आ कर के, मतलब एडजॉर्बेंट पर जो आ कर के और एक्युमुलेट हो या कॉन्सनट्रेट हो, तो उसी को हम लोग पार्टिकल को एडजॉर्बेट बोलते हैं। देखिए डिफिनीशन, सब्सटेंस विच एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, है ना, इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। मतलब वो सब्सटेंस जो आकर एब्जॉर्ब होता है कहाँ पर, एडजॉर्बेंट पर, उसी को क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ लिए हैं कि या तो एडजॉर्बेट लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके शर्ट पर या कहीं पर भी आकर के डस्ट पार्टिकल जमा नहीं होने लगता है सरफेस, तो जो डस्ट पार्टिकल आकर के जमा हो रहा है आपके सरफेस पर, मतलब कि शर्ट पर है, कमीज पर, तो वो डस्ट पार्टिकल एडजॉर्बेट है, और जहाँ आकर के चिपक रहा है वो क्या है, एडजॉर्बेंट है। सीधा सा बात है, बात समझ में आ रहा, सब प्रैक्टिकल है जो डेली लाइफ में होता है, बहुत सिंपल है ये चैप्टर, आपको समझ में आएगा, पूरा आ भी रहा है। जैसे यहाँ पर ये हो सकता है एडजॉर्बेट लिक्विड हो सकता है, जैसे रंग कलर वगैरह नहीं लग जाता है धब्बा वगैरह सरफेस पर, तो लिक्विड फॉर्म में धब्बा लग जाता है। गैस फॉर्म में डस्ट पार्टिकल हैं। जनरली एक्टेड एडजॉर्बेट, ये जो है जनरली एक्ट करते हैं एडजॉर्बेट के तरह। ठीक है, ये सब लिक्विड गैस। अब यहाँ से कुछ नोट में पॉइंट लिखे हैं जो स्पेशल कुछ टर्म्स हैं जो इसी से रिलेटेड है, एडजॉर्प्शन से ही, तो इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी नोट करके और इस पॉइंट को लिखिए, ये टर्म को डिफाइन करिए। ऑकुलेशन, पहला टर्म क्या लिए हैं यहाँ, ऑकुलेशन, ध्यान से देखिए यहाँ, ऑकुलेशन, OCCULATION, ऑकुलेशन। तो ऑकुलेशन को देखिए डिफाइन किया गया है कि व्हेन ए गैस एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ ए मेटल देन इट इज कॉल्ड ऑकुलेशन। मतलब कहा गया कि जब कोई गैस एडजॉर्बेट किसी सरफेस, मेटल सरफेस पर एडजॉर्ब होता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग ऑकुलेशन प्रोसेस बोलते हैं, ऑकुलेशन बोलते हैं। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि वैन वगैरह, गाड़ी वगैरह होता है, तो उस पर जो कलर होता है गाड़ी पर, कोई भी गाड़ी हो, तो उस पर जो कलर होता है वो गैस कलर चढ़ाया जाता है, गैस का लेयर होता है मेटल पर।
जैसे देखते हैं ना आप, बस हो गया, कार हो गया है, बाइक हो गया, साइकिल हो गया, उस पर कलर किया रहता है। तो मेटल पे जो कलरिंग होता है वो गैस कलर होता है। तो वो जो प्रोसेस होता है ना, मतलब मेटल पे जो गैस का एडजॉर्बेट होता है वो प्रोसेस, उसी को ऑकुलेशन बोलते हैं, है ना। मतलब पेंटिंग जैसे आप बोलते तो आप पेंटिंग नहीं बोलोगे, आपको कहोगे कि ऑकुलेशन हुआ है ना। मतलब कि मेटल सरफेस पर गैस का एडजॉर्प्शन जो है ऑकुलेशन होता है। गैस कलरिंग भी होता है, आपको पता होगा। अब यहाँ दूसरा टर्म क्या है, देखिए ये डिजॉर्प्शन, दूसरा टर्म है डिजॉर्प्शन। अब डिजॉर्प्शन क्या है, तो डिजॉर्प्शन को भी ये चलिए समझिए और लिखिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड एडजॉर्बेट सब्सटेंस फ्रॉम ए सरफेस ऑन विच इट इज एडजॉर्बेट इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन से ही समझ में आ रहा था बात। मतलब जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस हुआ है, एडजॉर्बेंट पे जो एडजॉर्बेट आकर रुका है, उसको अगर रिमूव किया जाए एडजॉर्बेंट से एडजॉर्बेट को, तो उसी रिमूविंग प्रोसेस को ही डिजॉर्प्शन कहते हैं। बात समझ में नहीं आया, समझिए, समझ में तो आ गया होगा। जैसे डिजॉर्प्शन है ना, डिजॉर्प्शन किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ से मान लीजिए मिटा दिए, तो ये प्रोसेस जो किए यहाँ मिटाने का, ये डिजॉर्प्शन प्रोसेस हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो एडजॉर्प्शन हो चुका है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लिखे हैं ना ये, तो फॉर एग्जाम्पल जो है ये कैसे आया है, एडजॉर्प्शन हुआ है तो आया है, क्योंकि ये एडजॉर्बेंट पर हम लिखे हैं तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ आया। तो फॉर एग्जाम्पल जो राइज हुआ है एडजॉर्बेट है और सरफेस एडजॉर्बेट है। अब इसको डिजॉर्प्शन प्रोसेस करना है, तो डिजॉर्प्शन का मतलब इसको यहाँ से, ये देखिए यहाँ से हटा दीजिए, मतलब एडजॉर्बेंट पर से एडजॉर्बेट को यहाँ से हटा, रिमूव कर दीजिए। तो ये जो प्रोसेस की ये डिजॉर्प्शन प्रोसेस हुआ, ठीक है। डिजॉर्प्शन तो होगा ही, इसको पूरा डिजॉर्प्शन करेंगे, हम मिटा देंगे, तो इसी प्रोसेस को हम लोग डिजॉर्प्शन बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। जॉर्प्शन क्या है, जॉर्प्शन का मतलब हुआ कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ध्यान से समझिए, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन जब दोनों प्रोसेस एक साथ हो तो उसी प्रोसेस को हम लोग जॉर्प्शन बोलते हैं। देखिए डिफिनीशन में भी लिखे हैं, बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, आल्सो द टर्म जॉर्प्शन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब बोथ द प्रोसेस। ये टर्म जो है डिस्क्राइब हुआ है बोथ प्रोसेस के लिए। अगर आपको जॉर्प्शन को डिफाइन करना है तो जॉर्प्शन इज इक्वल टू एडजॉर्प्शन और प्लस एब्जॉर्प्शन। जब दोनों प्रोसेस एक साथ कहीं हो रहा है तो उसी को जॉर्प्शन बोलते हैं। तो एक नया 3 टर्म था, इसको भी डिफाइन करना जरूरी था, आप कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है ये भी। तो ये पूरा उम्मीद है लिख लिए होंगे। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एडजॉर्प्शन के नेक्स्ट पॉइंट के साथ, मतलब इसका जो है मैकेनिज्म क्या है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस किस तरह से मैकेनिज्म में आता है और उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको देखते हैं। इसको पहले डिजॉर्प्शन करें, डिजॉर्प्शन मतलब मिटाना। तो देखिए इसका डिजॉर्प्शन हो रहा है यहाँ, और तब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद का क्या है, तो क्या मैकेनिज्म है एडजॉर्प्शन का और इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा। तो चलिए लिखिए यहाँ मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, या रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी आप लिख सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन एक ही बात है। यहाँ हेडिंग दीजिए और देखिए कि कैसे यहाँ एडजॉर्प्शन का मैकेनिज्म होता है, रेट क्या होता है एडजॉर्प्शन का, किस रेट से जो है एडजॉर्बेंट पर आकर के और एडजॉर्प्शन शो करता है प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है वर्ड में कि मास ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो ये डिफिनीशन से आपको बात समझ में नहीं आया होगा, चलिए यहाँ समझते हैं। मान लीजिए कि ये जो यहाँ फिगर बना रहे हैं ये आपका एडजॉर्बेंट है, क्या है ये, तो ये है आपका एडजॉर्बेंट, ठीक है। एडजॉर्बेंट है मतलब इस पर एडजॉर्बेंट का एडजॉर्प्शन होगा। तो एडजॉर्बेंट ले लिए और मान लेते हैं इसका अपना मास जो है m ग्राम है, ठीक है, m ग्राम लिए हैं, CGS यूनिट यूज किए हैं।
अब इस पे मान लीजिए कोई एडजॉर्बेट जो है आकर और एडजॉर्बेंट शो कर रहा है, प्रोसेस एडजॉर्प्शन शो कर रहा है, एडजॉर्बेट इस पर सरफेस पर एक्युमुलेट हुआ, दिखा रहे हैं डॉट डॉट से। मान लेते हैं कि इसका रेट जो है वेरिएबल होगा ना, तो 1 ग्राम है, वेरिएबल है ना। वेरिएबल का मतलब है कि किस रेट से एडजॉर्बेंट पर आकर एक्युमुलेट हो रहा है, तो उसी रेट को फाइंड करना है। तो मान लीजिए 1 ग्राम जो है एडजॉर्बेंट पर आकर एक्युमुलेट हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो क्या रेट है फाइंड करना है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को फाइंड करना है। तो लिखेंगे कि सिंस मान लेते हैं कि m ग्राम जो है एडजॉर्बेंट पर x ग्राम जो है एडजॉर्बेंट एक्युमुलेट हो रहा है, तो पर यूनिट जो है कितना एक्युमुलेट होगा, यूनिट मास, पर यूनिट मास क्या एक्युमुलेट होगा, उसी को ना रेट बोलेंगे एडजॉर्प्शन का। तो पर यूनिट के लिए क्या होगा, तो x/m, इसी को हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन का ये फार्मूला नहीं आ गया, x/m, मतलब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन यहाँ क्या होगा, r = x/m, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन = x/m। समझ में बात आ गया होगा। क्या किए कि एडजॉर्बेंट लिए और मान लिए कि एडजॉर्बेंट इस पर x ग्राम से यहाँ एक्युमुलेट हो रहा है सरफेस पर, तो पर यूनिट क्या होगा, उसी को एडजॉर्बेंट बोलेंगे। क्या बात करते हो, समझ में नहीं आ रहा है। अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को कैसे फाइंड किए थे, बोलिए। तो किए थे ये कि सिंस मान लिए थे कि t सेकेंड में s डिस्प्लेसमेंट या r डिस्प्लेसमेंट कोई पार्टिकल चल रहा है, तो पर यूनिट टाइम कितना चलेगा, r/t, इसी को न भी बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम t, वेलोसिटी, फिजिक्स वाले बात, फिजिक्स में जाइएगा तो यही ना था। ऐसे ही यहाँ डिफाइंड हुआ। मान लिए कि m ग्राम है एडजॉर्बेंट, उस पर x से जो है एडजॉर्बेंट एक्युमुलेट हो रहा है, तो m ग्राम में x, तो पर यूनिट में x/m में ही ना रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा। समझ में बात आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यही एक मैथमेटिकल टर्म कहिए या जो कहिए यही आया है, ठीक है, x/m। अब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन का या यूनिट क्या होगा, तो यूनिट ऑफ r, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, तो ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम, ग्राम/ग्राम कैंसिल, माने यूनिट लेस, लिख लीजिएगा। दिखाई दे रहा होगा, इसी में एडजस्ट करिए, क्या करिएगा, दिखाई तो दे ही रहा होगा, बोल भी रहे हैं, लिख लीजिए पूरा इसी तरह से, ठीक है। फ्रेश लिखिएगा आप लोग, क्योंकि आपका जो एडजॉर्प्शन हो रहा है वो जल्दी मिटने वाला नहीं है, ये तो जल्दी मिटेगा, टेम्पररी है। अब देखिए कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन, अगला हेडिंग क्या है, कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन होता क्यों है ना, क्या वजह है एडजॉर्प्शन होने का। तो बात सही है, ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या वजह है एडजॉर्प्शन होने का, क्यों जो है डस्ट पार्टिकल आकर हमारे शरीर कपड़ों से चिपकता है या बॉडी से आकर डस्ट जो है चिपकता है, वजह क्या है। मैग्नेटिक फील्ड वजह नहीं है, यहाँ पे वजह कुछ और बताया जाएगा। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के व्यू से देखना, समझना है, बताना है। तो यहाँ पर लिखा गया है, पढ़िए, पार्टिकल प्रेजेंट इन द बल्क ऑफ ए सब्सटेंस हैज बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहा गया कि अगर पार्टिकल बल्क सब्सटेंस, मतलब अगर कोई एडजॉर्बेंट को बल्क प्रोसेस से अपने अंदर समाहित करता है, तो ये समझ में आता है कि वो एक बैलेंस अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, कि वो अंदर तक अपने समा ले रहा है, शोषित कर रहा है, मतलब खींच रहा है। जैसे आपके अंदर कोई चीज़ को खींचना है अंदर तक, तो आप उसको बैलेंस फोर्स से खींच लिए, ये तो समझ में आ रहा है। बट द पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द सब्सटेंस हैज अनबैलेंस फोर्स। लेकिन कह रहा है कि अगर कोई पार्टिकल है और वो किसी सरफेस के टॉप पर आकर रुकता है, तो वहाँ पर जो है अनबैलेंस फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे कैसे जो है एडजॉर्प्शन हो रहा है,
क्योंकि एब्जॉर्प्शन समझ में आ रहा है, बैलेंस फोर्स है, एडजॉर्प्शन के लिए बात हो रहा है कि तो अनबैलेंस फोर्स को अट्रैक्शन कर रहा है। मतलब यहाँ क्या कि इट हैज़ इनवर्स force of attraction due to this inverse force of attraction on the surface of the substance। मतलब यहाँ भी कोई फोर्स जो है सब्सटेंस पर वर्क कर रहा है, जिस वजह से जो है सरफेस पर अट्रैक्शन हो रहा है और वो जो है एडजॉर्प्शन शो कर रहा है। तो इसको फाइंड करने के लिए दैट इज यहाँ पर बताया गया है, समझिए ध्यान से, कि उस सरफेस पर मतलब एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच जो एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, वह अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो है दो तरह का हो सकता है। एक तो वैन वाल फोर्स, ठीक है, और दूसरा जो है केमिकल बाउंड फोर्स, जिस वजह से वो आकर चिपक रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ आयरन शीट लें, फेरस आयरन शीट है, तो इस पे गैस अगर हाइड्रोजन का है तो वो आकर ऑक्यूलेशन शो करता है, मतलब आकर इसके साथ जो है केमिकल बाउंड के साथ चिपक रहा है इसके सरफेस पर। तो वहीं यहाँ पर बात कहा गया है कि टॉप सरफेस पार्टिकल और अनबैलेंस पार्टिकल, मतलब जो टॉप पर सरफेस पर आकर पार्टिकल रुक रहा है जो कि अनबैलेंस पार्टिकल है, उसको हम लोग डिजॉर्प्शन भी कर देते हैं, इसीलिए यहाँ अनबैलेंस पार्टिकल कहा गया है। हैज टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वो जो है उस सरफेस के साथ दो तरह के अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ सकता है। क्या क्या है? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड केमिकल बाउंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब यहाँ से ये बताया गया कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस में दो तरह के अनबैलेंस फोर्स वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। पहला वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा केमिकल बाउंड अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। मतलब वजह समझ में आया है एडजॉर्प्शन का कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच जो है दो तरह का अनबैलेंस फोर्स वर्क कर रहा है, जिस वजह से एडजॉर्प्शन हो रहा है। पहला जो है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा केमिकल बाउंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रहा होगा। अब इसी बेसिस से, इसी दो फोर्स के वजह से एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो एडजॉर्प्शन का दो टाइप हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दो तरह के अनबैलेंस फोर्स से यहाँ पर जो है आपका एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एडजॉर्प्शन जो है दो टाइप का है। तो कौन कौन सा है? देखिए यहाँ टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन हेडिंग दीजिए। तो दो तरह का एडजॉर्प्शन कौन कौन सा है? तो कहा गया फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा कहा गया केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन को और क्या क्या कह सकते हैं? देखिए लिखा गया है, शॉर्ट में आप फिजियोजॉर्प्शन कह सकते हैं या और वैन डर वाल एडजॉर्प्शन कह सकते हैं, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स से ही फिजिकल एडजॉर्प्शन हुआ है, तो इसको वैन डर वाल एडजॉर्प्शन बोल सकते हैं। अब यहाँ केमिकल एडजॉर्प्शन को और क्या बोल सकते हैं? तो केमियोजॉर्प्शन या और लॉन्ग मोयर एडजॉर्प्शन बोल सकते हैं। लॉन्ग मोयर जो है ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिफाइंड किए होंगे, इसलिए यहाँ लॉन्ग मोयर एडजॉर्प्शन भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है। आपको बात समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन को डिफाइंड किए हैं कि इफ़ द एडजॉर्प्शन अकर्स ड्यू टू वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन इट इज कॉल्ड फिजिकल एडजॉर्प्शन। आप भी लिखिएगा। केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए इसी तरह से सिमिलर लिख देंगे, इफ़ द एडजॉर्प्शन अकर्स ड्यू टू वैन डर वाल के जगह पर लिखेंगे केमिकल बाउंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन इट इज कॉल्ड केमियोजॉर्प्शन। तो बात समझ में आ रहा होगा। एडजॉर्प्शन दो अनबैलेंस फोर्स से प्रोसेस होता है, वैन डर वाल फोर्स और दूसरा केमिकल बाउंड फोर्स। तो इसलिए ये दो टाइप का हो गया, फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से आगे कंटिन्यू होंगे और ये जो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन है, केमिकल एडजॉर्प्शन है, मतलब कि एडजॉर्प्शन जो है इसका हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग को देखेंगे। मतलब एडजॉर्प्शन किस किस फैक्टर से इफेक्टेड होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो उसको अब डिफाइन करने चलेंगे। पहले इसको हम लोग मिटाते हैं। मिटाने का मतलब आप समझ रहे हो क्या? डिजॉर्प्शन करेंगे, ठीक है। एडजॉर्प्शन किए थे अभी तक, ये डिजॉर्प्शन अब होगा।
तो चलिए इसको आप लिख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं और आगे का चर्चा करते हैं इसके फैक्टर अफेक्टिंग का। तो यहाँ से देखिए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एडजॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एडजॉर्प्शन को यहाँ से चलिए समझते हैं कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस किस किस फैक्टर से अफेक्टेड होता है और किस तरह से अफेक्टेड होता है, या इसको आप हेडिंग दे सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडजॉर्प्शन भी बोला जा सकता है। ठीक है, हेडिंग हो गया होगा। अब यहाँ से देखिए पहला फैक्टर है टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप भी लिखिए पहला फैक्टर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टेम्परेचर, आपको मालूम भी है। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है एडजॉर्प्शन प्रोसेस पर, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए सॉलिड एडजॉर्बेंट है और गैस एडजॉर्बेंट है, तो इस दोनों का आपस में जो है एडजॉर्प्शन प्रोसेस अगर होता है तो सॉलिड एडजॉर्बेंट गैस के साथ होगा तो हीट यहाँ से रिलीज होता है। मतलब कि टेम्परेचर का इफेक्ट है कि गैस एडजॉर्बेंट सॉलिड एडजॉर्बेंट पर जब एडजॉर्प्शन प्रोसेस शो करता है तो एडजॉर्प्शन में जो है हीट जो है रिलीज होता है। तो हीट रिलीज होने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि टेम्परेचर के साथ जो है इसका रिलेशन जो है इन्वर्सली है। इन्वर्सली मतलब कि अगर एडजॉर्प्शन हो रहा है और हीट दीजिएगा तो एडजॉर्प्शन लो हो जाएगा, अगर टेम्परेचर घटाइएगा तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, उतना ही अच्छा से एडजॉर्प्शन होगा, क्योंकि यहाँ से हीट रिलीज हो रहा है ना इस प्रोसेस होते वक्त। देखिए इसी को यहाँ लिखा गया है, एडजॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एडजॉर्प्शन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस पॉइंट को नोट करिएगा, क्वेश्चन बनेगा थ्योरेटिकल इसी सब से। एडजॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ध्यान रखना है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हेंस टेम्परेचर इज द अनफेवरेबल फॉर एडजॉर्प्शन। इस प्रकार टेम्परेचर जो है क्या होगा, अनफेवरेबल होगा एडजॉर्प्शन के, मतलब एडजॉर्प्शन के फेवर में यहाँ टेम्परेचर नहीं होगा। अगर इस रिएक्शन को इस तरह से दिखाया गया है तो भी ठीक है, अगर प्लस क्यू नहीं लिखा रहता, डेल्टा एच लिखा जाता तो निगेटिव होता। ये भी समझने वाली बात है, आपको समझना है ये भी। मतलब यहाँ टेम्परेचर अनफेवरेबल में है एडजॉर्प्शन के, ये ध्यान रखना है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है एडजॉर्प्शन। अब देखिए यहाँ हीट एडजॉर्प्शन, मतलब यहाँ से समझिए इसको, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ए एडजॉर्ब ऑन द सरफेस। अगर आप एडजॉर्बेंट को सरफेस पर एडजॉर्बेंट के 1 मोल एडजॉर्बेंट को एडजॉर्ब करिएगा तो एनर्जी रिलीज होता है। और इस तरह से लिखा गया है फॉर एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के लिए लिखा गया है कि डेल्टा एच निगेटिव होगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक में चेंज इन हीट जो है निगेटिव होता है, ध्यान है आपको पता है। चेंज इन एस का मतलब हुआ इंट्रोपी का चेंज भी निगेटिव होगा, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है पॉइंट में, फर्स्ट यहाँ नोट करके यहाँ ध्यान देना है, स्टार दे करके पॉइंट लिखे हैं। तो लिखे क्या है कि एडजॉर्प्शन इज स्पेसिफिक सेलेक्टिव प्रोसेस, मतलब कि एडजॉर्प्शन एक स्पेसिफिक या सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, अब यहाँ से लिखा गया है सेकेंड पॉइंट, इन एडजॉर्प्शन इंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच एंड इंट्रोपी चेंज बोथ डिक्रीजेज। मतलब इस प्रोसेस में इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच या इंट्रोपी चेंज डेल्टा एस दोनों निगेटिव होता है, मतलब कि घटता है, बोथ डिक्रीजेज। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, इन फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए, इन फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज इन टेम्परेचर डिक्रीजेज द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन के साथ यहाँ पर टेम्परेचर का रिलेशन बताया जा रहा है फैक्टर अफेक्टिंग में, कि जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो घटता है टेम्परेचर के बढ़ाने से। ठीक है, इसको ग्राफ से हम लोग समझेंगे, लेकिन यहाँ देखिए लिखा गया है बट इन केमिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज इन टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन देन डिक्रीजेज रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, बिकॉज केमिकल एडजॉर्प्शन रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन रिक्वायर्ड करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, मतलब केमिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी हाई होता है, इसीलिए क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट पहले बढ़ता है फिर घटने लगता है। तो एज शोन इन फॉलोइंग ग्राफ, ग्राफ को अब ऊपर ना बनाएंगे, इसको मिटाएंगे तो बनेगा ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ लिखे हैं
फिजिकल एडजॉर्प्शन हैज़ लो वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। फिजिकल एडजॉर्प्शन का एक्टिवेशन एनर्जी लो होता है बहुत, इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसके पहले वाला चैप्टर जो था केमिकल काइनेटिक में इसको पढ़ेंगे। एक तरह का एनर्जी होता है ये, बट केमिकल एडजॉर्प्शन हैज़ हाई वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। केमिकल एडजॉर्प्शन का एक्टिवेशन एनर्जी हाई होता है, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से पहले बढ़ता है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और फिर घटने लगता है। अब इसको ग्राफ से चलिए यहाँ से समझते हैं, पहले मिटाते हैं इसको। और ग्राफ क्या यहाँ पर होगा उसको देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो तो आपको बता ही दिए थे अभी, x/m रेशियो है। तो चलिए ग्राफ देखते हैं। इसके बाद का है, दो एक्सिस बनाएंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए। पहले ये एक्सिस रेट ऑफ एडजॉर्प्शन के लिए है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब x/m। ये टेम्परेचर का एक्सिस है, ये फिजियोजॉर्प्शन के लिए ग्राफ दिखाने जा रहे हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो इसका ग्राफ इस तरह से होता है, यहाँ से चलेगा इस तरह से, कर्व होते होते इस तरह, बस टच नहीं करना चाहिए, इस तरह से इसके पैरेलल चला जाएगा। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी लो होता है, एक्टिवेशन एनर्जी लो होता है। अब केमियोजॉर्प्शन मतलब केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए ग्राफ देखते हैं। फर्स्ट एक्सिस है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन के लिए x/m, और ये एक्सिस है टेम्परेचर का। ये है आपका ग्राफ केमिकल एडजॉर्प्शन। यहाँ जो ग्राफ है वो ग्राफ इस तरह से है, ध्यान से समझना है इस ग्राफ को। ग्राफ ये इस तरह से है, इस तरह से ये ग्राफ है। यहाँ यही है एक्टिवेशन एनर्जी, ये लेवल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है। ये क्या है, लेवल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को कैपिटल ई से लिख दिए। यहाँ से पहले टेम्परेचर बढ़ाने जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ये रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ रहा है यहाँ तक। उसके बाद रेट ऑफ एडजॉर्प्शन घटने लगा, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन घट रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इंक्रीज हो रहा है और देन डिक्रीज हो रहा है। ग्राफ में समझ में बात आ रहा होगा। तो ये ग्राफ दोनों आप ट्रेस करिए, इसी ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया है इस पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी आप देख रहे हैं हाई है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी। तो समझ में बात आ रहा होगा, इसको भी नोट करिए। तब नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग को देखते हैं। इसको मिटाने के बाद अगला फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर का है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर को भी चलिए समझते हैं। ये पूरा नोट करिए, ग्राफ अच्छा से आपको दिखाई दे रहा होगा। और कहीं भी लिखते समय गलती नहीं करना है, ध्यान से देख करके लिखना है ना, कहीं मिस प्रिंट नहीं करना है आपको। मिटाते हैं, फ्रेज करते हैं और प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखते हैं सेकेंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सेकेंड नंबर क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं एडजॉर्प्शन के लिए क्या है। तो यहाँ देखिए रिएक्शन एक दिखाए हैं कि सॉलिड एडजॉर्बेंट है और गैस एडजॉर्बेंट है, और इस तरह से ये प्रोसेस हुआ और यहाँ से सॉलिड गैस के साथ ये एडजॉर्प्शन हो गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये मोर वॉल्यूम में लिया गया है गैस, और यहाँ पर ये गैस लेस वॉल्यूम में हो गया है एडजॉर्प्शन के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखा जा रहा है उसके लिए कंक्लूजन क्या है। तो एडजॉर्प्शन इज ए फिजिकल इक्विलिब्रियम, यह एडजॉर्प्शन फिजिकल इक्विलिब्रियम में है। इन फिजिकल इक्वेशन
इंक्रीजेज इन प्रेशर इंक्रीजेज इन प्रेशर मूव्स द रिएक्शन इन डायरेक्शन ऑफ लोअर वॉल्यूम। मतलब यहाँ पर अगर प्रेशर इंक्रीज किया जाए तो ये आपको इक्विलिब्रियम में भी बताए थे, ये प्रेशर का इफेक्ट आपको याद होगा जब इक्विलिब्रियम 11th क्लास में पढ़ रहे थे तो वहाँ भी बताया गया था ये पॉइंट। इंक्रीजेज द प्रेशर मूव द रिएक्शन इन डायरेक्शन ऑफ लोअर वॉल्यूम। अगर प्रेशर यहाँ इंक्रीज करेंगे तो ये किधर मूव करेगा, लोअर वॉल्यूम के तरफ रिएक्शन मूव करेगा, फॉरवर्ड की तरफ, इधर लेस वॉल्यूम के तरफ लिखा गया है, डायरेक्शन ऑफ लोअर वॉल्यूम। अब आगे क्या है, दैट इज इंक्रीजेज इन प्रेशर इंक्रीजेज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब प्रेशर अगर बढ़ाया जाए तो यहाँ पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। मतलब प्रेशर का इफेक्ट एब्जॉर्प्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा प्रेशर से आप एब्जॉर्प्शन कराइएगा उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है रेट उसका बढ़ेगा। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर से एब्जॉर्प्शन करिएगा उतना ही न रेट जो है एब्जॉर्प्शन का बढ़ेगा। सीधा बात है, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ ग्राफ को दिखाया गया है उसी के लिए, जैसे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का एक्सिस ले लिए और ये प्रेशर है। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, तो यहाँ पर ये ग्राफ बता रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर सेचुरेटेड हो गया प्रेशर, और प्रेशर सेचुरेटेड हो गया तो एब्जॉर्प्शन भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ कुछ स्पेशल कंडीशन यहाँ प्रेशर के इफेक्ट के लिए दिया गया है। जैसे केस 1 में यहाँ कहे हैं कि एट लोअर प्रेशर, प्रेशर अगर लोअर हो तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में आ रहा होगा, ये ध्यान रखना है। केस 2 में कहा गया अगर मान लीजिए प्रेशर हाई है, तो हाई प्रेशर रहेगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ जैसे जैसे यहाँ प्रेशर बढ़ते गया है, मान लीजिए यहाँ आते आते हाई हो गया प्रेशर, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन देखिए कांस्टेंट हो गया। ग्राफ से ही ना केस कंडीशन लिखा गया है। तो जितना अगर हाई हो गया प्रेशर तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा सेचुरेटेड प्रेशर पर। ठीक है, अब आगे केस 3 में कहा गया है कि एट मॉडरेट प्रेशर। मॉडरेट प्रेशर का मतलब इंटरमीडिएट प्रेशर, ना हाई हो ना लो हो, तब क्या होगा, तो ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा P × पावर 1/n। अब यहाँ रेट का भी बात होता है, ऑर्डर का बात होता है। तो इस केस में ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर, और ये जो है आपका जीरो ऑर्डर। ऑर्डर क्या है जानेंगे, केमिकल काइनेटिक इसके पहले है एनसीईआरटी में, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक चैप्टर में पढ़ना होता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर को शो कर रहा है जब प्रेशर लो है, हाई प्रेशर पर जीरो ऑर्डर को, और मॉडरेट इंटरमीडिएट प्रेशर पर nth ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। n का रेंज यहाँ 1 से इन्फिनाइट ले सकते हैं। तो अब ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिए तो कांस्टेंट आ गया K P × पावर 1/n। और ये एक जो इक्वेशन आया है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन का ग्राफ ट्रेस करेंगे। तो क्या करना है कि इस इक्वेशन को ग्राफिकल कॉन्सेप्ट से देखना है, तो दोनों तरफ लॉग लेकर इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से सेटिस्फाई कराना होगा। तो चलिए करते हैं काम। ग्राफ के लिए लिख देते हैं यहाँ ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडरेट प्रेशर के लिए। तो टेकन ln log बोथ साइड या टेकन ln बोथ साइड। क्यों ln ले रहे हैं दोनों तरफ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में जब तक नहीं आएगा ग्राफ इसका ट्रेस करना मुश्किल है। तो दोनों तरफ ln लेंगे तो ln x/m हो जाएगा, और इक्वल टू ln k × p का पावर n। तो ln के प्रॉपर्टी से ln हो जाएगा p का पावर 1/n प्लस ln k हो जाएगा। लॉग के जैसा ही ln होता है, ln के बेस में एक्सपोनेंशियल छुपा रहता है, लॉग के बेस में 10। तो लॉग के प्रॉपर्टी से ये हो गया। अब यहाँ से ln x/m इक्वल टू लिख सकते हैं, ln लॉग के प्रॉपर्टी से 1/n है तो आ जाएगा यहाँ पर इनटू में, और ln p प्लस ln k।
अब ln को अगर आप चाहते हैं log में चेंज करना तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा और तब log होगा। तो यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई किए और log x/m इक्वल टू 2.303, इसमें भी आएगा तो ये तो कॉमन हो जाएगा, और 1/n log p और प्लस log k, तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा इक्वेशन log x/m इजिकल टू 1/n log p प्लस log k। तो ये स्ट्रेट लाइन को देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, y इजिकल टू mx प्लस c को, मतलब स्ट्रेट लाइन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका ग्राफ ट्रेस हो सकता है, यहाँ पर देखिए जगह खाली है, यहाँ ट्रेस करते हैं ग्राफ। तो 2 एक्सिस लेंगे, एक एक्सिस हो जाएगा y के लिए है log x/m मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ये, और x के लिए log p मतलब प्रेशर का ये एक्सिस है log p का। अब यहाँ से इंटरसेप्ट c log k है, तो यहाँ इंटरसेप्ट y एक्सिस पर आगे बढ़ेंगे, इतना समझ में बात आ रहा होगा। तो ये log k इंटरसेप्ट हो गया, ये स्लोप हो जाएगा, और स्लोप क्या है, m स्लोप है, मतलब m मतलब tan थीटा, और ये स्लोप है 1/n, और ग्राफ जो है स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगा, ये ग्राफ हो गया। ध्यान देना है, ये ग्राफ है किसके लिए, मॉडरेट प्रेशर के लिए। आइसोथर्मिक प्रोसेस समझ रहे हो आप, आइसोथर्मिक में ही ये ग्राफ आता है, आइसोथर्मिक का ही ये रिएक्शन है, तो आइसोथर्मिक यहाँ लिख सकते हैं, आइसोथर्मिक प्रोसेस के लिए, प्रोसेस एब्जॉर्प्शन के लिए ये ग्राफ ट्रेस करिए। तो ये था प्रेशर का इफेक्ट। इसके बाद देखते हैं नेचर का क्या इफेक्ट है, नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद एड्जॉर्बेंट, इफेक्ट ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो इसको मिटाते हैं और थर्ड देखते हैं इफेक्ट, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ से और देखिए 2 इफेक्ट को समझ लेते हैं। थर्ड इफेक्ट में यहाँ पे कहा गया नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट के नेचर से भी एब्जॉर्प्शन जो है इफेक्टेड होता है। तो देखिए किस तरह से लिखा गया कि इजीली लिक्विफिएबल गैस एड्जॉर्ब गैस ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट लाइक अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl गैस। मतलब इस गैस को जो है एड्जॉर्बेंट जो है, इस एड्जॉर्बेंट को इजीली जो है लिक्विफाइल कर देता है। तो इस तरह से नेचर क्या है एड्जॉर्बेंट का, उससे जो है इफेक्टेड होता है एब्जॉर्प्शन। और इसके बाद देखिए चौथा इफेक्ट में लिखे हैं कि सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, मतलब ये तो बहुत आसान है, समझ में आपको आ रहा होगा। अगर मान लीजिए एड्जॉर्बेंट का जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एड्जॉर्बेंट का उतना ही एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ देखिए लिखा गया है इंक्रीजेज इन सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट इंक्रीजेज द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही एड्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो ना, इतना एरिया एड्जॉर्बेंट अगर है तो एड्जॉर्प्शन का रेट कम होगा, ज़्यादा है तो रेट ज़्यादा होगा, और ज़्यादा है तो रेट और ज़्यादा होगा। तो ठीक है, इसके साथ जो है आपका फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। फर्स्ट पार्ट का मतलब एड्जॉर्प्शन, इसी के साथ ये पूरा कंप्लीट हो जाता है एड्जॉर्प्शन। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट जो है बचता है अब कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि सेकेंड पार्ट कोलाइडल और थर्ड पार्ट कैटालिस्ट। कैटालिस्ट को तो हम लोग केमिकल काइनेटिक में भी पढ़ेंगे, काइनेटिक में।
तो एक काम करेंगे कि थर्ड पार्ट कैटालिस्ट को केमिकल काइनेटिक में जब पढ़ना ही है तो इसको रोक देंगे, यहाँ पे कोलाइडल को बताएंगे। मतलब 2 क्लास मैक्सिमम और इसके लिए आपको देना है हमको सरफेस केमिस्ट्री के लिए। आज जितना बताए हैं आपको समझ में आया है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा ये हमको, क्योंकि बड़ा मेहनत की है आपको आज का ये सरफेस केमिस्ट्री को बताने में। और बहुत इसमें थ्योरेटिकल बात है, आपको कहीं मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं आया है, ज़्यादा लिखना था और इसके बारे में इंफॉर्मेशन था केवल एड्जॉर्प्शन के बारे में, और इसका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी फैक्टर अफेक्टिंग सब कुछ बता ही दिए। तो ये इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसको आप ज़रूर नोट करिएगा, नोट करके ज़रूर फ़ोटो सेंड करिएगा। अगर आप फ़ोटो सेंड नहीं करते हैं तो हमको बड़ा लगता है कि आप पता नहीं नोट्स कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप नोट्स कर लेते हैं तो तुरंत जो है फ़ोटो सेंड करिए हमारे नंबर पर, ताकि एक सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ आप नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और अगले क्लास में मिलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ। एक काम आप कर सकते हैं, एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड एनसीईआरटी में क्वेश्चन जितना है उसको सॉल्व करिए। देखते हैं एनसीईआरटी बुक में, तो देखिए यहाँ पे ये बुक है एनसीईआरटी, और इसमें जो है क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में आप आइए। एक्सरसाइज से अगर पहले अगर आप इंटेक्स क्वेश्चन देखते हैं तो इंटेक्स क्वेश्चन से भी आपको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन आप। इंटेक्स क्वेश्चन आपका ये होमवर्क है आज का। आज तो अगर आप लिख रहे होंगे तो कल का होमवर्क ये होगा। जब टाइम मिलता है इसको सॉल्व करिएगा। इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये है आपका पेज नंबर 127 दिया है इसमें 5.1, 5.2, 5.3 सॉल्व करिएगा। आंसर लिखना है, सॉल्व क्या करना है। कह रहा है कि राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमियोजर्प्शन। केमियोजर्प्शन का 2 कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। फिजियोजर्प्शन घटता है टेम्परेचर के बढ़ने से, क्यों, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये सब आप लिख सकते हैं इसका आंसर। एक्सरसाइज में अगर आप आते हैं तो एक्सरसाइज में भी आपसे क्वेश्चन बनेगा। आप इसमें से क्वेश्चन 1 से लेकर के 1 to 5 बनाइए। एक्सरसाइज से बनाइए का मतलब आंसर लिखना है। जितना थ्योरी बताएं इसी में आंसर है, उसमें से देख करके आंसर लिखना है 1 से 5 तक। और ये इंटेक्स क्वेश्चन 1 to 3, ठीक है। टोटल 8 क्वेश्चन होता है। ये इतना करिए तो आगे का थ्योरी बताएंगे। क्वेश्चन का आंसर लिख करके और हम तक ज़रूर सेंड करिए, तभी आपको आगे का थ्योरी कोलाइडल सॉल्यूशन बताएंगे। अदरवाइज नहीं बताएंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि ये मान लेंगे हम कि आप नहीं कर रहे हो वर्क और हम केवल फालतू हम वर्क करते रहेंगे, तो ये ठीक बात नहीं है। आप भी वर्क करो साथ में, तब अच्छा लगेगा, आगे हम बढ़ पाएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन बताएंगे। अगर आप ये इतना नहीं करोगे तो हम ये नहीं बताएंगे।